मेरे दोस्तों, आज हम एक विशेष विकार पे बात करेंगे जिसका नाम है ADHD। इसका आप यदि परिभाषा जानें तो इसको बोलेंगे अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यदि मैं हिंदी में आम भाषा में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि ध्यान की कमी और शरीर से अधिक होने वाली जो क्रियाएं हैं उसको हम ADHD के नाम से जानते हैं। ये विशेषता बचपन से या बचपन में होने वाला विकार है जो धीरे धीरे रोग में परिवर्तित हो जाता है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे यानी कि 2 साल के हों 3 साल के हों, वो ज़िद करते हैं, रोते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार किसी खास चीज़ पे ध्यान देने के लिए या यूँ कहिए उसको लेने के लिए ज़िद भी करते हैं। माँ बाप उसको रोने कम करने के लिए या उसकी ज़िद को कम करने के लिए उसको वो चीज़ दिलवा देते हैं, पर वो धीरे धीरे एक ऐसी आदत बन जाती है जो कि उसके शारीरिक और विकास में और मानसिक विकास में कहीं ना कहीं वो रोड़ा बन जाती है। अक्सर ये कमी आपने अक्सर देखी होगी कि ऐसे जो बच्चे हैं वो बेशक छोटी उम्र से अपनी ज़िद मनवाने के लिए या अपनी तरफ ध्यान दिलवाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं जो कि रोग में परिवर्तित हो जाती है। अब 2 साल का बच्चा हो या 3 का हो, पर ये आदत उनकी यदि ठीक ना हो तो ये लगभग 16-17 साल की उम्र तक ही चलती है। पर इस रोग से बचने के लिए हम थोड़ी जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा कि हम किस प्रकार इस रोग को ना बनने दें, इस विकार को जल्दी ही समय से और थोड़े में नुकसान ना हो हम इसको कंट्रोल कर पाएँ, या यूँ समझे कि बच्चे को हमने किस प्रकार इस बीमारी को कंट्रोल करना है, ये मैं आपसे बताऊंगा। ये जो रोग है ज़्यादातर बच्चों में, लड़कों में ज़्यादा होता है, लड़कियों में कम। ये नहीं कि रोग का कारण ये क्यों है, ये इसलिए है कि लड़कों में ताकत थोड़ी ज़्यादा होती है, उनकी एक्टिविटीज़ या क्रियाएं जो हैं शरीर की ज़्यादा होती हैं, इसलिए उनको ये रोग ज़्यादा होता है। कहने को तो ये DNA का रोग है कि जीन्स में होता है, पर इसके अलावा ये देखेंगे जो बच्चे किसी कारण से उनकी माता के गर्भ में किसी बीमारी के कारण, चोट लगने से या किसी प्रकार से पोषण की कमी से ये रोग अक्सर होता है। वैसे सही बात तो ये है, इसका कोई मुख्य कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। पर मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चे जिनमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं वो अपने घर में भी अपनी ज़िद मनवाते हैं, ज़िद करते हैं, और स्कूल में जाके ना तो वो पढ़ाई करते हैं, टीचर यदि क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उनका ध्यान दूसरे बच्चों में होता है या बीच में अधिक से ज़्यादा बोलना होता है। वो आप भी डिस्टर्ब तो हैं ही, दूसरों को भी, बच्चों को वो पीड़ा पहुंचाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारते हैं। इनमें उनको एक विशेष प्रकार का आनंद आता है। वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि वो अपनी क्लास में, अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, सबसे ज़्यादा होशियार हों, चाहे उनकी होशियारी का एक नकारात्मक तरीका उनको मालूम होता है। पर ये ऐसी आदत है, वो अपने घर के लिए, स्कूल में बच्चों के साथ और समाज में भी इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं जो कि असंवेदनशील है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। पर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, ये ऐसा रोग है, इसको हम आम देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे आसपास इस प्रकार के बच्चे मिलते हैं जो कि बड़े होकर किसी भी प्रकार का दूसरे को सहयोग नहीं देते हैं। वो अपनी ही ज़िद के कारण उनकी धीरे धीरे आदत उनके अहम में बदल जाती है, जिसको हम ईगो से भी जानते हैं। ईगो भी अपने आप में एक बीमारी है, यानी कि उनका शारीरिक संतुलन, उनका मानसिक संतुलन सब बिगड़ जाता है और वे एक प्रकार से सोसाइटी में, समाज में ठीक से उनको लोग स्वीकार नहीं करते हैं। ये मैंने आपसे इसलिए संक्षेप में बताया कि इसकी बीमारी के होने वाले जो साधारण लक्षण हैं वो क्या हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि इस बीमारी के होने में क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बात पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो कि सकारात्मक नहीं होते, ना वो अपने पेरेंट्स की सुनते हैं, ना टीचर्स की, ना अपने साथियों की। उसका मुख्य कारण ये है कि उनका जो खान पान है वो ऐसा है
जिसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी लेवल होता है, यानी कि उनके खाने में चाहे फैट हो, नमक हो या फास्ट फूड हो या एरेटेड ड्रिंक्स हों, जो अक्सर आजकल स्कूलों में बच्चों को कैंटीन में मिलती हैं। बच्चे अपनी पॉकेट मनी से उन चीज़ों को ही खाते हैं जो उनके शरीर के लिए पोषणता तो क्या देगी, नुकसान ज़्यादा करती है। हम बच्चों पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम पैसे दे रहे हैं तो हमारा बच्चा बहुत होशियार है, समझदार है, तो वो पैसे का दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करता होगा। जबकि पता लगता है कि वो सदुपयोग तो बिल्कुल नहीं कर रहा, वो दुरुपयोग कर रहा है, अपने लिए भी नुकसानदेह है और अपने साथियों के लिए भी नुकसान है। तो मैं आपसे कहूँगा, ये जो खान पान का तौर तरीके हैं उससे बचने के लिए हमें ध्यान, सबसे पहले तो बच्चों की बात हमें सुननी पड़ेगी, ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना पड़ेगा। चाहे हम स्कूल में जाके पता करें, हम ये भी देखें कि बच्चे कैंटीन में किस प्रकार का मीनू या किस प्रकार का खाना खाते हैं, कि स्कूल वालों की हम नज़र में डालें कि ये अनहेल्दी फूड है, इस फूड को आदतें चेंज करनी पड़ेंगी, चाहे स्कूल में या घर में। ऐसे ही आप ऐसी चीज़ें दें। इसके अलावा आप वो चीज़ें इनको बताएं कि जो उसके शारीरिक के साथ साथ मानसिक दिमाग के लिए भी संतुलन हो, यानी कि यूँ कहें वो सकारात्मक बने। चाहे इसके लिए आप उनको अच्छी कहानियाँ सुनाएं, अच्छे लोगों में बिठाएं, उनको ऐसे लोगों से मिलवाएं जो समाज में अच्छे हैं, समझदार हैं, जिनका नाम है, चाहे वो खेल के क्षेत्र से हों या संगीत के क्षेत्र से हों, या यूँ कहिए किसी भी प्रकार से समाज में जो आगे लोग हैं उनके बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए। ऐसे ही जो हमारे योद्धा थे, जो चाहे वो राजनीति से हों, चाहे फिल्म जमात से हों, या यूँ कहिए क्रिकेटर्स या प्लेयर्स हों, इन सब चीज़ों का हमें उनको ज़रूर परिचय देना चाहिए ताकि उनका ध्यान उस तरफ जाए। बहुत प्रकार से हम देखा है, जो बच्चे आर्मी स्कूल से या आर्मी के जो व्यक्तित्व वाले लोग हैं उनसे यदि वो सीखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके जीवन में अनुशासन की भी एक आवश्यकता पड़ती है, वो अवश्य ही उनके जीवन में आती है। तभी वो आप देखेंगे कि अनुशासन की कमी से ये सब लक्षण उनको अक्सर होते हैं। तो हमें बच्चों के शारीरिक विकास के लिए पोषण तो है ही, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अनुशासन से सब काम होंगे तो बच्चे की जो कार्यशैली है, जीवन शैली इसी प्रकार बनेगी। वो किसी से बराबरी नहीं करेगा, ना उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा ताकि दूसरे को बुरा लगे। तो आप ये समझिए, ये बीमारी ऐसी है जिसको हम मिलजुल के, चाहे घर के लोग हों, बड़े छोटे सभी, या टीचर हों, वे सब, स्कूल में बच्चे हैं, सब एक दूसरे का सहयोग दें। ऐसे ही समाज में एक बात और मैं कहता हूँ, अक्सर हमारे घरों में भी बड़े बूढ़े भी हर बात को इस बात से लेते हैं कि हमारे बच्चे के बारे में बुरा भला कहा जा रहा है। हमें सोचना चाहिए कि सामने वाला यदि हमारे बच्चे के बारे में कुछ कह रहा है तो हमें उसके प्रति दुर्भावना न रख के बच्चे की तरफ से भी हमें आशान्वित होना पड़ेगा, उसकी भी हमें देखना पड़ेगा क्या वह सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो इन सब चीज़ से आप ये जानें कि अनुशासन अवश्य है इसी बीमारी को कम करने के लिए, या यूँ कहिए इस बीमारी के जो प्रभाव हैं, दुष्परिणाम ज़्यादा हैं, उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम अनुशासित जीवन करें, जो सत्य है वो ही बच्चों को बताएं, उनको किसी प्रकार का प्रलोभन ना दें, उनको ये एहसास करें क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मैं ये कहूँगा, इस बीमारी को जो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव और डिसऑर्डर है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल ना करके नकारात्मक कामों में ज़्यादा लगाते हैं। यदि सकारात्मक कामों में लगाएंगे तो वो खेलेंगे भी, बेशक आउटडोर गेम्स खेलें, इंडोर गेम्स खेलें, यानी कि कहने का मेरा अभिप्राय है वो अपनी सकारात्मकता को सही दिशा में सही समय पे लगाएंगे तो उनके परिणाम अच्छे होंगे, जिसके लिए परिवार वाले और समाज वाले उनके बारे में गर्व महसूस करेंगे। तो मैं ये कहूँगा, इस बीमारी को रोकने के लिए हमें एक प्रकार से अनुशासन की ज़रूरत है, ज़्यादा अच्छी या बहुत महंगी खुराक की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसका मानसिक विकास ठीक हो। जब मानसिक विकास ठीक होगा, शारीरिक विकास के बारे में उसको चैनलाइज करने के लिए, उसको अनुशासित करने के लिए वो स्वतः ही आप लोगों के सहयोग से, अर्थात माता पिता के सहयोग से, या यहाँ तक कि बच्चों के बारे में इन सब चीज़ों का ज्ञान रखना हम सब लोगों के लिए एक प्रकार का उत्तरदायित्व बन जाता है। ये सब चीज़ें हमारे बच्चों के समाज से, भविष्य से जुड़ी हुई हैं। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले ये कहना चाहूँगा, इस प्रकार से
जो बच्चे हैं जिनका एक प्रकार से ये लक्षण बीमारी का रूप न धारण कर ले, इसके लिए हमें सब लोगों को मिलजुल के एक दूसरे के सहयोग देते हुए अपने बच्चों का भविष्य ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद।